नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं सप्ताह का व्यक्तित्व। इसमें हम किसी ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराते हैं, जो बहुजन के हितों के लिए या सर्वमान्य जनता के हितों के लिए सतत संघर्ष करता रहता है और एक मिसाल कायम करता है जनता को आगे चलने के लिए, आम आदमी को आगे उसका दृष्टिबोध कराने के लिए मार्गदर्शन करें। ऐसे में आज देश की दुनिया की एक प्रमुख समस्या है उसको प्रदूषण। जैसे प्रदूषण में तरह तरह का प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, अर्थ प्रदूषण है, सब प्रदूषण ही प्रदूषण भरा हुआ है। अपना यहाँ तक कि अब तो नैतिक प्रदूषण भी हो गया है, राजनीतिक प्रदूषण भी हो गया है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी समस्या है, जिस पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है, वह है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण हमारे जीवन का एक तरीके से अंग बन गया है और उसमें पिछले दिनों जिस तरीके से ध्वनि प्रदूषण को लेकर के, लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर के और पूरा द्वंद छिड़ा हुआ है, संघर्ष छिड़ा हुआ है, उन्माद बन जाता है, धार्मिक उन्माद बन जाता है, कितनी हत्याएं हो रही है, उस पर मॉब लिंचिंग हो जाता है। लेकिन नियम भी बने हैं, कानून भी बने हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता। ये खास करके अपना प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को लेकर के एक संस्था है सत्या फाउंडेशन। उसने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, लोगों से झगड़े मोल लिए हैं, लोगों की नाराजगी झेली है, सब करने के बावजूद लेकिन वो अपने आंदोलन में, अपने अभियान में लगे हुए। ऐसे में उसके संस्थापक सचिव हमारे साथ हैं चेतन उपाध्याय जी। चेतन उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुरुआत धन्यवाद में और प्रणाम। हम शुरुआत में चाहेंगे आपका प्रारंभिक जीवन, आप कहाँ पैदा हुए, क्या पृष्ठभूमि है आपके परिवार की और आपके जन्म स्थान की। जी जी पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी सर को कि आपने हमें ये अवसर दिया आज यहाँ पे उपस्थित रह के अपनी बातें कहने का, और मेरे बारे में आपने एक विशेष इंटरव्यू आयोजित किया, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी मूल रूप से चौबेपुर थाना अंतर्गत, बनारस का चौबेपुर थाना अंतर्गत भगतुआ के निवासी हैं, और हमारी माता जी वो चौबेपुर थाना अंतर्गत ही एक रजवाड़ी गांव है, राजवाड़ी भी कहते हैं, मार्कंडे महादेव के पास, कैथी में मार्कंडे महादेव, और वहां से थोड़ी दूरी पर रजवाड़ी गांव है, वो हमारा ननिहाल है। और पिताजी संजोग से मिर्जापुर से पहले बनारस और फिर मिर्जापुर से पढ़ाई करने के बाद पोस्टेड हुए डीएलडब्ल्यू, जिसको अब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कहा जाता है। तो वहां पर नौकरी उन्होंने ज्वाइन की, और 1972 में मेरा जन्म हुआ डीएलडब्ल्यू के ही चिकित्सालय में, केंद्रीय चिकित्सालय में, 15 मई 72 को। हालांकि भारत की जो परंपरा है कई राज्यों में, कई जिलों में, कि 2 डेट ऑफ बर्थ होती है, तो कागज में मेरा 1973 है, वैसे 15 जुलाई 1973, लेकिन 15 मई 1972 को आनंद सर हमारा जन्म डीएलडब्ल्यू में हुआ। और वहीं से मैंने बाल निकेतन और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय, डीएलडब्ल्यू में ही केंद्रीय विद्यालय सूर्य सरोवर के पास हुआ करता था, तो वहां से पढ़ाई की। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलर के बतौर, जो राजीव गांधी जी की योजना थी कि जो गरीब परिवार हैं लेकिन बहुत प्रतिभाशाली हैं, तो चूंकि पिताजी पोस्टेड थे रेलवे में, रेलवे के एम्प्लॉय थे, तो 500 रुपए प्रति माह की जितनी मैक्सिमम सैलरी जिनकी है, उन्हीं को उस कंपटीशन में बैठने के लिए परमिशन मिलती थी। तो उस कंपटीशन में हम बैठे, 1985 से तैयारी शुरू की। चंद्रिका प्रसाद जी हमारे टीचर हुआ करते थे, जिन्होंने गाइड किया, ट्यूशन दिया, हमें कोचिंग किया, और सैनिक स्कूल की वो तैयारी कराते थे, रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल की भी तैयारी कराने लगे। तो 1986 में आनंद सर हमारा सिलेक्शन हुआ उस स्कॉलरशिप में, कड़े टेस्ट और इंटरव्यू के बाद, और उम्र कम थी, और हमें पहले जो हमें मिला स्कूल, वो मिला वाईपीएस पटियाला, यादवेंद्र पब्लिक स्कूल। तो माता जी हमारी बड़ी रोने लगी, क्योंकि पंजाब में उस समय आतंकवाद अपने चरम पर था, बहुत एक्सट्रीम पर था वहां पे आतंकवाद। तो
तो फिर हमारे एक रिश्तेदार हुआ करते थे, मतलब सीधे ब्लड कनेक्शन के तो नहीं, लेकिन ब्लड कनेक्शन से भी बढ़ के श्री आर के ओझा जी, जो अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी के बतौर रिटायर हुए, कुछ समय पहले गुड़गांव में रहते हैं। तो आर के ओझा जी ने मम्मी से कहा कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं, और विकास विद्यालय रांची में हमें सीट मिली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलर के बतौर हमें 12वीं तक की स्कॉलरशिप थी, लेकिन घर की याद आने लगी, फिर से हम 11th-12th हमने 10th किया विकास विद्यालय रांची से। उस समय अखंड बिहार का हिस्सा था, अब तो झारखंड में आ गया रांची। वहां का पिन कोड होता था 835217, आज तक याद है, 835-217। तो फिर हम केंद्रीय विद्यालय में 12th किया सर, और उसके बाद ग्रेजुएशन किया बीएचयू से अंग्रेजी ऑनर्स के साथ। और वो एक ऐसा समय था जबकि 12th और ग्रेजुएशन के बीच में पीएमटी से पीएमटी की तैयारी करने का थोड़े समय के लिए इच्छा थी, तो लखनऊ जाना हुआ। और अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, उनके सानिध्य में, उनकी गार्जियनशिप में, पार्क रोड विधायक निवास में 3 कमरे के घर में 1 कमरा हमारी पढ़ाई के लिए रिजर्व रहता था। तो दूर के हमारे चाचा जी वो लगते हैं, चाचा चाची के साथ रहना हुआ लखनऊ में। तो सामाजिकता का विकास काफी हद तक होने लगा था। हालांकि मतलब नाना प्रकार की विचारधाराओं के लोग आते थे वहां पर पार्क रोड में, लेकिन बीजेपी आरएसएस के लोग, कलराज मिश्र जी, बाकी लोग सब आते थे। तो बातचीत कैसे की जाती है, कैसे संवाद होता है, कैसे सामाजिक समस्याओं को उठाया जाता है। फिर हम बीएचयू में आ गए और 6 महीने के अंदर हमने आंदोलन किया, बिरला हॉस्टल को अवैध कब्जे से खाली कराने के लिए आमरण अनशन किया। और बिरला हॉस्टल ही बीएचयू की अराजकता की जड़ में होता था। उसको 3 भाग में हम लोगों ने करवाया अनशन करके, और उसके बाद फिर साइनाडाइड जैसी स्थिति नहीं आई, अनिश्चितकालीन बंदी नहीं हुई। तो बताने की बात यह कि बीएचयू से गुजरते हुए हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई के लिए गए, दिल्ली में, भारतीय जनसंचार संस्थान। और आनंद प्रधान सर उस समय वहां नहीं ज्वाइन किए थे। आनंद प्रधान जी मेरे वहां से निकलने के बाद, जब मैंने फिर उसके बाद मैंने नौकरी की आंखों देखी में नलिनी सिंह मैडम के साथ, और फिर आज तक में राहुल देव जी हमें अपने साथ ले गए, बतौर प्रोग्राम असिस्टेंट हमने ज्वाइन किया था। और उस समय पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी भी प्रोग्राम असिस्टेंट हुआ करते थे, हम भी थे प्रोग्राम असिस्टेंट। और बहुत अच्छे अच्छे लोगों का आशीर्वाद, सानिध्य, और ये पढ़ाई मेरी हुई और फिर नौकरी हुई। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमें लगा कि बहुत कम उम्र में जैसे ज्ञान हो गया हो। और वर्ष 2000 में हमने सारी नौकरी चाकरी से राजीनामा देके सत्या फाउंडेशन लॉन्च किया, और 30 दिसंबर सन 2000 को ऑफिशियली ये संस्था बनारस में रजिस्टर हुई। और शुरुआत में और अभी भी ध्यान, योग, प्राकृतिक जीवन शैली, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू क्लासिकल म्यूजिक, मेडिटेशन एंड योगा, ये हमारा सूत्र वाक्य है। और साथ ही साथ हमने ध्वनि प्रदूषण के लिए वर्ष 2008 में अभियान चालू किया। वो कैसे चालू किया, अब आप सवाल पूछेंगे तब हम बताएंगे। जी, भाई जाहिर सी बात है कि आपकी जो यात्रा रही वो अद्भुत यात्रा है। अब इसके पीछे तो आपने सब बता दिया, कौन सा गुरु का सानिध्य रहा, कौन सी पुस्तक रही, कौन सी वैचारिकी रही। तो हम सीधे यही आ जाते हैं। आज की तारीख में देश में सबसे बड़ी समस्या है ध्वनि प्रदूषण, और लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। अभी ये पंजाब के किसान पराली जलाते हैं, इसलिए दिल्ली में वायु प्रदूषण हो जाता है, तमाम मारामारी छिड़ रही है और तमाम प्रांत आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ध्वनि प्रदूषण जो एक महत्वपूर्ण चीज है, इस पर तो आप लोगों के प्रयास से अपना नियम कानून भी बना कि इतने निश्चित डेसिबल तक ही आप बजाएंगे, और 10 बजे के बाद आप नहीं बजाएंगे, अस्पताल के पास आप नहीं बजाएंगे, स्कूलों के पास आप नहीं बजाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या तो लगातार बनी हुई है। तो आपको इस समस्या से जूझने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और सामाजिक रूप से और ये व्यक्तिगत रूप से आपको इसमें क्या क्या दिक्कत अब तक आई है? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल। सर, हमें ये लगता है कि दोहरे मापदंडों के कारण ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स के कारण। गोरखपुर में हम पिछले दिनों थे और लगातार कई दिनों तक अलग अलग विद्यालयों में हमने कार्यक्रम किया। तो हमने कई कार्यक्रमों में ये बात कही कि 70-80 डेसिबल का, मतलब 70 डेसिबल से ऊपर दिन में भी इलीगल होता है।
1 मीटर की दूरी पर 70 डेसिबल से ज्यादा का शोर इलीगल है दिन के दौरान भी। और रात्रि के दौरान यूपी गवर्नमेंट का खुद सर्कुलर कहता है, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट का, कि एक्सेप्ट फॉर साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम नो लाउड स्पीकर कैन बी यूज बिटवीन 10 PM एंड 6 AM। तो लेकिन नौटंकी चल रही है। मतलब 8 साल हो गए। योगी जी के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि मस्जिद का लाउड स्पीकर 80-90 डेसिबल का जो बजता था वो नहीं बंद हुआ है, दावा चाहे जितना कर लिया जाए। आज भी बजरडीहा के लाउड स्पीकर से, बनारस में महमूरगंज में हम रहते हैं, बजरडीहा के लाउड स्पीकर से मेरी आज भी नींद सुबह की खुलती है। कम हो गया है, इतने भर से पीठ आप नहीं थपथपा सकते। स्विच ऑफ का नियम है और कई जगह कम भी नहीं हुआ है। 10 लाउड स्पीकर को हमने मस्जिद का 2 कर दिया, इसमें भी पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक लाउड स्पीकर भी 100 डेसिबल पैदा कर सकता है। तो नंबर ऑफ लाउड स्पीकर्स घटा देना, इसमें अपनी वाहवाही कर लेना, वो ठीक नहीं है। तो कानून को तो पहले समझना पड़ेगा, सभी राजनेताओं को, अधिकारियों को, जनता को, मीडिया को, सभी लोगों को, कि 10 बजे से 6 बजे के बीच स्विच ऑफ की बात है। और मंदिर मस्जिद के लिए अगर कहा जाए, मंदिर मस्जिद भी उसमें आता है। लोग कहते हैं कि बड़ा संवेदनशील मामला है। क्या संवेदनशील तो है ही है, लेकिन वो जमाना गया जब लाउड स्पीकर बंद कराने पे बवाल होता था। अब तो यह है कि लाउड स्पीकर बजाने पर बवाल होता है, न बंद करने वालों पर पत्थरबाजी होती है। तमाम लोग गोली चला देते हैं आत्मरक्षार्थ, क्योंकि पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस आएगी 15 मिनट में, बहुत कम होगा तो 10 मिनट में। माँ मेरी घर में बीमार है या पिताजी बीमार हैं, हार्ट के मरीज हैं, और मेरे घर के ठीक दरवाजे पर कोई मूर्ति विसर्जन का डीजे लेके आ जाए या अल्लाह अकबर का लाउड स्पीकर और डीजे लेके आ जाए, तो माँ की जान, पिता की जान चली जाएगी 10 मिनट में। इस नाते पहले हम अनुनय विनय करेंगे, और नहीं मानता है आदमी तो तमाम तरह का उपाय लोग लगाते हैं, हिंसा प्रति हिंसा करते हैं। लेकिन जो मशीनरी हमारी है वो मुकदमा करती है हत्या हो जाने के बाद, पथराव हो जाने के बाद। प्रिवेंटिव मेजर क्या है, जो अखिलेश यादव जी के जमाने में थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ था, कि मुकदमा किया जाए, उड़ाका दल खुद जाए बाजार में, सड़क पर, गांव में, कहीं पर भी दिन में 70 डेसिबल से ज्यादा है, वीडियोग्राफी करिए, चालान काटिए, मुकदमा करिए। रात 10 से 6 के बीच बज रहा है, क्यों बज रहा है? मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी साहब ने सत्या फाउंडेशन की अपील पर 30 अक्टूबर 2023 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को एक खुला पत्र लिखा, जो कि 31 अक्टूबर 2023 के दैनिक जागरण में छपा। उन्होंने ये कहा कि मंदिर मस्जिद हो या गुरुद्वारा गिरजाघर, पहले शुरुआत उन्होंने रोड डीजे से किया कि सड़क पर डीजे क्यों। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद हो या गुरुद्वारा गिरजाघर हो या शादी विवाह हो, कोई भी कार्यक्रम हो, दुश्मनी हमारी लाउड स्पीकर से है, किसी धर्म से नहीं है। हम ये बोल रहे हैं। मौलाना साहब ने भी कहा कि टारगेट दीजिए सभी थानेदारों को, सभी चौकी इंचार्जों को, कि मस्जिद मंदिर के लाउड स्पीकर पर भी जो नियम है उसको लागू किया जाए, न मानने वालों पर वीडियोग्राफी करा के चालान किया जाए, मुकदमा किया जाए। थानेदारों को, चौकी इंचार्जों को टारगेट दिया जाए मुकदमा करने का, चालान करने का। वो पत्र छपा 31 अक्टूबर 2023 को, लेकिन योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका भी लॉजिक है कि 80-90 डेसिबल का लाउड स्पीकर मस्जिद मंदिर का इलीगल है। अगर वो बंद हो गया तो 150 डेसिबल वाले डीजे को हम कैसे अलाउ कर पाएंगे? 1 महीने तक कांवरियों का डीजे चांप के एकदम बजता है। सड़क के किनारे रहने वाले लोग किस तरह से तकलीफ में आते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप पर इस बार सावन के महीने में अंतिम 2 सोमवार हम शांति से सो पाए। हमारे पिताजी, हमारे घर के लोग, और हमारे घर के लोग नहीं, हजारों लाखों लोग जो सड़कों के किनारे रहते हैं। तो कानून डबल स्टैंडर्ड है। सारा टारगेट बस 80-90 डेसिबल वाला मुस्लिमों का लाउड स्पीकर बंद कराने पर, और 150 डेसिबल का डीजे बज रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, हृदय गति रुक जा रही है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जा रही है, और पुलिस जाती है मनाने के लिए तो पब्लिक एकदम चांप के बोल देती है, दारू के और गांजे और भांग के नशे में, तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम मेरा बंद करा दोगे। और पुलिस वीडियोग्राफी कराती नहीं है, मुकदमा कराती नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स के चलते सत्यानाश हो रहा है। एक बात आपको और बता दें आनंद सर, जो अभी आप पराली वाली बात बोल रहे थे,
पराली के प्रदूषण से AQI बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। दीपावली के पटाखे से भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पराली के प्रदूषण से कई गुना ज्यादा थर्मल पावर का, थर्मल एनर्जी का, थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं उनका जो प्रदूषण है वो AQI को बहुत डेंजरस जोन में ले जाता है। लेकिन बात होगी पराली पर केवल। मैं कहना चाहूंगा कि अगर पटाखे पे प्रतिबंध लगाना है तो साल के 365 दिन का लगाया जाए। दिल्ली का AQI और बनारस के AQI में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगली बात कि 365 दिन का, क्रिसमस हो या नया साल हो या दिवाली हो या कोई भी त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो हमने 2015 में 18 सितंबर के दिन प्रधानमंत्री जी को यह ज्ञापन दिया था कि पटाखे पे पूर्ण प्रतिबंध लगाइए, 10 से 6 लाउड स्पीकर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाइए, साइलेंस जोन में पूर्ण शांति के कानून का पालन कराइए और जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आइए। आप कितना भी कर दीजिए जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़क के लिए, पुल के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए। आप करेंगे 10,000 लोगों के लिए, उतने ही टाइम में 1 लाख नए लोग पैदा हो जा रहे हैं। और जब आप सत्ता में नहीं थे तब आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते थे, और अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया उसके 1 महीने पहले या 20 दिन पहले, वो डेट आपको गूगल बता देगा, आपको जनसंख्या की याद आई और जनसंख्या नियंत्रित करने की याद आई। अब आप फिर से खामोश हैं। ठीक उसी तरह से जैसे गंगा पुत्र कह के आप आते हैं बार बार चुनाव के पहले, और गंगा जी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता जाए या घटता जाए, आपको क्या चिंता। BOD तो लगातार बढ़ रहा है और दावा जो है वो फुस हो रहा है। यही कि आप कह रहे हो कि हम गंगा पुत्र हैं और गंगा मैया कह रही हैं कि अरे हम तो आचमन योग्य भी नहीं रह गए, हम तो नहाने योग्य भी नहीं रह गए। NGT खुद हड़का रहा है, डांट रहा है, और सरकार है गंगा पुत्र की। ठीक उसी तरह से जैसे हिंदू धर्म की पहचान गौ माता से है और गौ माता को आतंकित, प्रताड़ित करने वाला डीजे इस संसार में बज रहा है, भारत के संसार में। योगी जी से बनारस का एक गौपालक मिलता है इसी 11 नवंबर को गोरखपुर के अंदर और कहता है कि महाराज जी मेरी गायों को बचा लीजिए। चोलापुर दशमतपुर गांव का संदीप सिंह लड़का है, वो लड़का नहीं मतलब अच्छा युवक है, लगभग 37 साल का, लेकिन उसको मैं लड़का ही कह रहा हूं। संदीप सिंह ने कहा कि महाराज जी हमारी गायों को बचा लीजिए। महाराज जी कहे मतलब हम तो वहां थे नहीं, मतलब कल्पना शक्ति से जो डायलॉग हम कल्पना कर रहे हैं, उन्होंने कहा मतलब, बोले महाराज जी नवरात्र में या शादी विवाह के सीजन में या जब भी चाँप के एकदम डीजे बजता है कई दिन तक, जब तो गैया जो है उछड़ने लगती है, खूंटा तोड़ के भागने लगती है, उसकी नींद पर प्रभाव पड़ता है, प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और दूध देना कम कर दे रही है। उन्होंने कहा मतलब, तो पशु चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट भी उसने दिखा दिया, यूपी गवर्नमेंट के, योगी सरकार के पशु चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट बता दिया। और संदीप ने यह भी कह दिया कि पिछले 5-6 सालों में यह समस्या कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। आप लोग समझ ही रहे हैं, अखिलेश जी के जमाने में डीजे कंट्रोल होना चालू हुआ था, बाबा जी आए चाँप के बजवाना चालू कर दिए। मस्जिद का बंद करो और इधर चाँप के सड़क पे बजाओ। सड़क पे स्कूल कॉलेज भी है, अस्पताल नर्सिंग होम भी है, कोर्ट कचहरी भी है और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर भी है। ये 4 प्रकार के स्थान साइलेंस जोन में आते हैं और दिन हो या रात आप डीजे बजा रहे हैं, वहां चटाई बम बजा रहे हैं मस्जिद मंदिर के गेट पर, जबकि हॉर्न बजाना भी नहीं अलाउ है। दिन हो या रात 1 लाख जुर्माना है आनंद साहब, या 5 साल की जेल है या एक साथ दोनों सजा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। तो साइलेंस जोन का नियम तो लागू नहीं हो रहा है। रात रात भर दिन दिन भर डीजे बजेगा तो गौ माता जो है, जिसके साथ प्रेम करते हुए, स्नेह करते हुए, गौ माता से आशीर्वाद लेते हुए योगी बाबा जी का बड़ा प्यारा प्यारा फोटो, बड़ा प्यारा प्यारा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है, और वो गौ माता खतरे में है योगी जी के प्रमोट किए हुए डीजे के कारण। वो कहते हैं कि कम करो, आदेश दे देते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि आदेश दे दीजिए, मुकदमा करने के लिए कंट्रोल हो जाएगा। योगी बाबा मुकदमे के लिए आदेश नहीं देते हैं। कानपुर में रेप पीड़िता की आवाज दब जाती है, बलात्कार पीड़िता की आवाज डीजे के शोर में। बनारस में शूल टंकेश्वर पर विदेशी महिला की
बलात्कार पीड़िता वो भी थी महिला, थोड़ी अधेड़ महिला थी, प्रौढ़ महिला, वो बलात्कार हुआ और वो चीखती रही, बगल में डीजे बज रहा था, नहीं सुनाई पड़ा। बलिया में हत्यारे आए, एक नवयुवक को पूछते रहे, पीटते रहे, वो चिल्लाता रहा। 50 मिला थे, 50 लोग, उसके घर के 50 मीटर की दूरी पर बगल के घर में डीजे बज रहा है और इधर उसकी पिटाई हो रही है, हत्या हो गई। और उसके घर वालों ने कहा, मैं गया था बलिया वो इंटरव्यू करने के लिए अपने फेसबुक पेज चेतन उपाध्याय के लिए, उन्होंने कहा कि डीजे नहीं रहता तो हमें आवाज सुनाई पड़ जाती और हमारे घर का लड़का चिराग बुझने से बच जाता। तो गजब गजब की नारकीय स्थिति है। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि डीजे पे प्रतिबंध मत लगाइए भाई, धीमी आवाज में बजने दीजिए। रात में कौन सा धीमी आवाज का कानून है, जब यूपी गवर्नमेंट का खुद कानून कहता है कि स्विच ऑफ करो। गजब गजब के प्रहसन चल रहे हैं। और प्रहसन काल में कुछ बोलिएगा तो चूंकि पूरे कुएं में भांग पड़ी है तो आपको पाकिस्तान का वीजा दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि तुम देश विरोधी हो, धर्म विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो। अरे भाई, हम तो मुसलमानों के लाउड स्पीकर पे भी कई मुकदमा कराए हैं। पुलिस अधिकारी की बाइट के साथ हमारे यूट्यूब चैनल सत्या फाउंडेशन वाराणसी पर वो सारे सबूत उपलब्ध हैं। हमने कराया, भीड़ चिल्लाई कि चेतन जी आ गए, सत्या फाउंडेशन आ गया। हम क्यों भागेंगे, हम तो वीडियो बना रहे थे बिना मास्क लगाए। और पुलिस ने भी कहा कि जब सारा सबूत लेके ये खुद ही आ गए तो हम कैसे मुकदमे के लिए मना करते। और उस समय सपा की सरकार थी। मजे की बात यह, और अभी की सरकार में कोई मुकदमा नहीं हो रहा है। मुफ्ती बनारस कहने के बाद भी लिखित रूप में कि मुकदमा करिए, सरकार मुकदमा करने को तैयार नहीं है। सबकी नींद और स्वास्थ्य खतरे में है। अच्छी बात, लेकिन एक क्या है, देखिए, हर कीचड़ में भी कहते हैं ना कि कमल खिलता है। तो अमृत काल का कुछ अमृत तो हम लोग को मिल ही रहा है और मिलना भी चाहिए। अब कई लोग कह सकते हैं जो बीजेपी विरोधी हैं, आरएसएस विरोधी, कि नहीं ये तो टेक्नोलॉजी का युग है, क्यों आप मोदी योगी जी को क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है वो आपको बता दें। आज की डेट में कई वर्षों से मांग करने के बाद ऐसा हुआ, 112 नंबर पे अगर आप कॉल कर दें और कह दें कि मेरा नाम और नंबर गुप्त रहना चाहिए, तो पुलिस आएगी, 10 बजते ही स्विच ऑफ कराएगी। बैंड बाजा या पटाखा या लाउड स्पीकर या कोई भी धर्म कर्म का कार्यक्रम, कुछ भी लाउड स्पीकर बज रहा है वो बंद कराएगी। और दिन में पुलिस कम कराएगी। आपका नाम गोपनीय रहेगा, आपके पड़ोसी को आपका नाम नहीं पता चलेगा। जैसे ओला से कॉल आती है आपके पास, आप अगर ओला गाड़ी कभी बुक करते हैं तो ओला ड्राइवर के नंबर से नहीं आता, पहली बार उसके सर्वर से आता है 080। तो वैसे ही पुलिस का कॉल आपके पास आएगा, आपकी पहचान गुप्त रहेगी, बशर्ते कि आपको कहना पड़ेगा, शुरू में भी बाद में भी। और यूपी कॉप, यूपीसीओपी एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें। और दिन के दौरान 1 मीटर की दूरी पर 70 डेसिबल अधिकतम सीमा है। तो गूगल प्ले स्टोर पे ही जाके अगर आप साउंड लेवल मीटर को डाउनलोड कर लें, डेसिबल मीटर, साउंड लेवल मीटर, और जैसे समय बताती है मोबाइल की घड़ी, जैसे मोबाइल घड़ी की तरह काम करता है, वैसे ही मोबाइल डेसिबल मीटर की तरह भी काम करता है। साउंड लेवल मीटर डाउनलोड कर लें। रात में अगर बजाना है तो साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम में बजाएं, दिन के दौरान बजाना है खुली जगह में, अगर लॉन में अगर साउंड प्रूफ में बजाना है तो दिन में भी बजाइए 70 डेसिबल से ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। जो उसमें रहेगा वही सहेगा या वहां से निकल जाएगा। तो दिन के लिए 70 डेसिबल, रात में स्विच ऑफ। मंदिर मस्जिद में दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है कि गुंबद पे नहीं रख सकते लाउड स्पीकर, अधिकतम 8 फीट ऊंचाई होनी चाहिए और लाउड स्पीकर का मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए। दिन के दौरान 70 डेसिबल से कम, लाउड स्पीकर का मुंह अंदर की तरफ, और 8 फीट अधिकतम ऊंचाई, 10 से 6 स्विच ऑफ। यही नियम सब जगह लगा दिया जाए और साइलेंस जोन का बोर्ड लगा दिया जाए हर स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के पास, हर अस्पताल नर्सिंग होम के पास, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर के पास और हर कोर्ट कचहरी के पास, कि दिन हो या रात, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कोई भी शोर करना अपराध है, मुंह से चिल्लाना भी अपराध है, और 1 लाख जुर्माना या 5 साल की जेल वाली बात वहां कानूनी चेतावनी बोर्ड लगे, कैमरा लगे, चालान कटे, तभी देश सुधरे। जी चेतन जी, आपने तो सारे आयाम खोल दिए, ध्वनि प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी, जल प्रदूषण भी। एक चीज और हम देखते हैं कि अधिकांश चीजें जो हो रही हैं, जिसमें हत्याएं भी हो रही हैं, पुलिस बाकायदे पुलिस संरक्षण में जाता है, माइक वाइक लेकर के हल्ला मचाते हुए। तो जब पुलिस प्रोटेक्शन में ही जा रहा है तो आप कहाँ केस करने जाएंगे, किसके ऊपर आप केस करेंगे, कहाँ एफआईआर होगा? देखिए साहब, इस प्रदेश की पुलिस ऐसी है, विथ
all due respect to all our officers, all the IPS, all the PPS, all the थानेदार्स एंड चौकी इंचार्ज, जितने एसीपी और सीओ साहब लोग हैं, सबके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन रात 10 बजे के बाद अगर धार्मिक डीजे जा रहा है तो तमाम अधिकारी हमसे ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि चेतन जी क्या चाहते हैं, हमारी नौकरी चली जाए क्या? हमने कहा मतलब? बोले योगी जी का ये शासनकाल चल रहा है। तो क्या मतलब उसका? हम फोन रख देते हैं, हाँ भाई ठीक है, लेकिन अर्थ उनका क्या है? कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, दर्जा 8 का भी, कि धर्मांधता का खेल चल रहा है। आध्यात्मिक होना अच्छी बात है, धार्मिकता जो है जब हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो किसी ने अफीम कहा होगा, हम उसको अफीम भी नहीं मानते, वो जहर होता है। अफीम तो तब भी मारता नहीं है, सुलाता है केवल, लेकिन मैं ये मानता हूं कि डीजे जो है वो मारक है, और लाइसेंस्ड बाय नन अदर देन हिज एक्सीलेंसी श्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। इतनी घटनाओं के बाद भी डेसिबल मीटर के लिए कभी आदेश नहीं आया। आदेश ये जरूर आता है हर सावन के पहले कि भाई डीजे तो हिंदुओं की परंपरा बन गई है, कंट्रोल साउंड में बजाया जाए। महाराज जी, कंट्रोल साउंड कराया जाता है लाउड स्पीकर का। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में लाउड स्पीकर की ही जो औकात है वो कान फाड़ देने की है और परेशान कर देने की है। डीजे का कंट्रोल क्या करिएगा? डीजे तो मिनिमम बजता ही है 100 डेसिबल। डीजे दिन हो या रात, जब 100 डेसिबल वाली चीज है तो साउंड प्रूफ में बजेगी कि सड़क पे बजेगी। इतनी छोटी सी चीज को नहीं समझे, कोई बात नहीं। एक घटना हुई, 2 घटना हुई, 10 घटना हुई, कहीं बलात्कार पीड़िता की चीख दब जा रही है, कहीं हत्या हो जा रही है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं जितने एक्सीडेंट्स हो रहे थे सड़क पर, मतलब प्रतिमा विसर्जन के दौरान, तो तमाम घटनाओं में हमने तो एनालिसिस किया था 60-70% घटनाएं डीजे के कारण हो रही हैं। उसके बावजूद भी महाराज जी ने एक बार भी आज तक ये पब्लिकली एपोलोजाइज नहीं किया कि हे प्रभु, आप जनता जनार्दन हो, हमारे प्रभु हो, हमसे गलती हो गई थी। कभी हमने राजनीतिक मतलब गर्मा गर्मी में अखिलेश जी ने प्रतिबंध लगाया और हमने कह दिया था कि ये धर्म पर हमला है, लेकिन ये एक्चुअली इंसान की धड़कनों पे हमला है। इस नाते हम अपने पुराने स्टेटमेंट को माफी मांगते हैं और डीजे अब केवल साउंड प्रूफ में बजेगा, आदेशित कर देते आप। तो नौटंकी कर रहे हैं आप, केवल टाइम पास कर रहे हैं, और जनता को आप सोचते हैं कि बेवकूफ है। खाली गोरखपुर की जनता ही तो जनता नहीं है इस प्रदेश की, और गोरखपुर में भी अब लोग जाग रहे हैं, हर जगह जाग रहे हैं। अरे भाई जागेंगे ही जब हृदय गति असामान्य होगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, गौ माता का दूध कम हो जाएगा, देश की इकोनॉमी वीक होने लगेगी। 5 ट्रिलियन करते रहिए आप। 5 ट्रिलियन क्या, आप 500 ट्रिलियन कर लीजिए। हम पूछेंगे ये कि 74% आबादी को बैलेंस डाइट कब तक मिलेगी? केवल 26% को बैलेंस डाइट मिल रही है। 2023 की रिपोर्ट है यूएन एजेंसी की। स्वस्थ भोजन के लिए जितना रुपया चाहिए वो चाहिए 350 रुपया पर डे प्रति व्यक्ति। और इसका मतलब, खाने का मतलब ये नहीं होता कि केवल दाल चावल रोटी सब्जी, उसमें कभी पपीता भी रहेगा, सेब भी रहेगा, अनार भी रहेगा, अंगूर भी रहेगा, नारियल पानी भी रहेगा। तो स्वस्थ डाइट के लिए 350 रुपया पर डे चाहिए। 4 लोगों का परिवार है तो 42,000 रुपया हमने जोड़ा है एक दिन, 42,000 रुपया भोजन के लिए चाहिए। तो वो तो है नहीं। 74% लोग स्वस्थ डाइट से महरूम है। और आप कह दो कि $500 ट्रिलियन कर रहे हैं, बड़ा विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बड़ी ये हो रहा है, बड़ा वो हो रहा है। AQI, जब आप दिवाली पे अभियान हम लोग चला रहे थे, आनंद सर, हम और आप इसी चैनल पर थे कुछ दिन पहले, तो कई भाई लोग व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे ज्ञान बघार रहे थे कि इजराइल और रूस में इतने वर्षों से बमबारी हो रही है, वहां के लिए कोई नहीं बोलेगा, और यहाँ एक दिन की पटाखेबाजी के लिए इतना लोग भाषण देते हैं। तो उन सभी लोगों को ये ज्ञान मैं दे देना चाहूंगा, रिटर्न ज्ञान, कि युद्धरत इजराइल, मैं बताना चाहूंगा ऐसे सभी लोगों को कि युद्धरत इजराइल में और युद्धरत अन्य देशों में
एयर क्वालिटी इंडेक्स है 50 या 50 के नीचे। जितना कम एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, एयर उतनी ही शुद्ध होती है। और हिंदुस्तान का AQI है 150 से ऊपर। उनका AQI युद्ध के बावजूद 50 AQI से नीचे है। तो हम कितने जहरीले हो चुके हैं। पॉपुलेशन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये देश कितने लोगों को उठा पाने में सक्षम है, ये किसी को नहीं पता। जनसंख्या बढ़ाए जाओ, जनसंख्या बढ़ाए जाओ। और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन चला रहा है इस देश को। कभी कभी तो हमें लगता है कि भगवान ही इस देश को चला रहे हैं। किसी इंसान के बस का रह ही नहीं गया है इस देश को चलाना। और अगर आंदोलन किया जाएगा तो पहले तो कभी साल में 2 साल में कोई एक मुद्दा मिलता था जिस पे आप आंदोलन कर सकते हो। आज की डेट में अगर सारे मुद्दों को जोड़ दिया जाए तो देश के जितने मैदान हैं और अनशन करने के स्थल हैं वो कम पड़ते। कृषि पर कोई ध्यान नहीं, MSP पर कोई ध्यान नहीं, बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं, भ्रष्टाचार पर कोई ध्यान नहीं, अमीर गरीब के बीच बढ़ती जो खाई है उस पर कोई ध्यान नहीं, क्रोनिक कैपिटलिज्म कैसे कम हो उस पर कोई ध्यान नहीं, मां गंगा को अविरल कैसे किया जाए, शुद्ध कैसे किया जाए, इसका कोई एजेंडा नहीं। कहीं कोई एजेंडा ही नहीं। शिक्षा और चिकित्सा सभी को एक समान मिले और निशुल्क मिले, कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत है वो आगे बढ़े। कहीं मुद्दे तो कहीं है ही नहीं है। बस एक ही एजेंडा है, डीजे बजाओ चुनाव जीतो, डीजे बजवाओ चुनाव जीतो, पटाखा जलवाओ, दमा के रोगी छटपटाएं तड़पड़ाएं, कुत्ता बिल्ली जानवर सब परेशान हो, लेकिन उत्सव होना चाहिए। न समय सीमा का ध्यान है, न डेसिबल सीमा का ध्यान है, न मर्यादा का ध्यान है, देश के कानून का ध्यान। बस करते जाओ, मजा लो। और अगर कोई एक्शन की बात होगी तो हम है ना तुम्हें बचाने के लिए। मजा लो। बहुत दिन बाद आजादी मिली है, सैकड़ों और हजारों साल के बाद। इसके पहले आजाद हम नहीं थे, अब भैया आजादी मिलल, लूट ला मजा। यही सिद्धांत बन गया है पूरे देश का। और मीडिया जो है उसमें आग में घी की तरह काम कर रहा है। कंस्ट्रक्शन की जगह डिस्ट्रक्शन को बढ़ावा दे रहा है हमारा मीडिया। और आप जैसे लोग और आप जैसा चैनल हमें मौका दे रहे हैं ये इन बातों को कहने का। इसके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। और सभी दर्शकों को, जो लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी चेतन जी, आप तो बनारस में हैं और बनारस तो इस समय खास करके देश के पैमाने तो दुनिया के पैमाने पर अब जाहिर सी बात है कि अपना पहले भी रहा है, अपना मुख्य केंद्र रहा है, अपना ध्यानाकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन आज की तारीख में तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं और तमाम विकास योजनाएं भी कर रहे हैं, गंगा को अविरल भी कर रहे हैं, गंगा को स्वच्छ भी कर रहे हैं। और गंगा स्वच्छता के लिए कितने पैसे आ रहे हैं अब इसका तो आकलन सबके पास है। लेकिन एक चीज देखते हैं कि गंगा सफाई के नाम पर जो बवालिया काम होता है कि दुर्गा की मूर्ति उस पर विसर्जन नहीं होगा, कोई आदमी साबुन लगा करके नहीं नहाएगा, और ये मरी हुई गाय उसमें जानवर उसमें नहीं फेंके जाएंगे। तो उसके सफाई के नाम पे करते हैं कि आजकल एक मशीन भी आ गई है कि अपना लगा करके ये सब उपकरण। लेकिन जो असली चीज है कि अगर उस पर कोई जानवर चला गया तो उसको तो आप हटा करके साफ कर दे रहे हो, आप उसको कर सकते हो। लेकिन जो पानी में आप घोल दे रहे हैं तमाम नगरों का सीधा सीधा जलमल आप उसमें घोल दे रहे हैं। और सबकी तो बात छोड़ दीजिए, अगर बनारस देखें तो आप तो उसके प्रत्यक्ष रूप से है कि एक समय ऐसा आता है मई जून जुलाई में कि गंगा तो वही अपना सामने घाट पुल के उधर ही अपना गंगा खत्म हो जाती है। और यही 80 नाला का पानी जो है, 80 नाला ही मुख्य रूप से अपना बनारस में आकर के, और उसी से पानी भी सप्लाई किया जाता है, हमारा पेयजल भी सप्लाई होता है। अच्छा, जबकि हमारा एसटी पे लगा हुआ है, सारी व्यवधान व्यवस्था में तो कहीं कोई से कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर काम नहीं हो रहा है, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। अगर आप वहां पर बात करने जाए, वीडियो बनाने जाए, तो आपको 80 नाला के मुहाने पर आपको खड़ा भी नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, सही बात है कि आप वहां खड़ा हो भी नहीं सकते हैं, या उधर वो जो वरुणा का संगम है, आप वहां मतलब खड़ा नहीं हो सकते। तो ऐसी हालत में क्या प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भी लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, या लोग वाकई इसके प्रति गंभीर नहीं और मान लिए हैं कि मरता है तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह गंगा जल, शुद्ध गंगा जल, जिसका
एक बूंद पानी के लिए हम लोग अपने मोक्ष की प्राप्ति समझते हैं कि अगर हमारे मुंह में अंतिम समय में एक बूंद गंगा का पानी और एक तुलसी दल अगर पड़ जाए तो हमारा सीधे साक्षात हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, हमारी शासन प्रशासन आखिर क्यों नहीं उस पर ध्यान दे पा रही है, क्यों नहीं कर रही है? जी, मुझे शॉर्ट में इसका एक जवाब है जो मैं 30 सेकंड में देना चाहूंगा, और अगर आपकी अनुमति होगी टाइम के बजट के हिसाब से तो मैं 4-5 मिनट में सविस्तार प्रकाश डालना चाहूंगा, 4 से 5 मिनट, और 30 सेकंड में आपका प्रारंभिक जवाब। यहां भी वही दोहरा मापदंड काम करता है, डबल स्टैंडर्ड्स, कि मस्जिद का 80-90 डेसिबल का लाउड स्पीकर गैर कानूनी है, वो उतरना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने डीजे को बढ़ावा दे दिया। ठीक उसी तरह से गंगा जी के मामले में भी मैं यही कहूंगा कि आपने मूर्ति विसर्जन पर तो प्रतिबंध लगा दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। इको फ्रेंडली मूर्ति पहले होती थी, 6 फुट की मूर्ति होती थी। ये तारापद भट्टाचार्य जी और पंडित उमापद भट्टाचार्य जी ने बनारस में प्रेस के सामने प्रेस वार्ता सत्या फाउंडेशन ने किया था, और उन्होंने ये बताया था कि ये मूर्ति को बहुत बड़ा करना, दिव्य भव्य का नाम देकर सारे शास्त्रीय परंपराओं से खिलवाड़ करना, ये गलत है। मूर्ति 6 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत हुआ 6.5 फुट। तो मूर्ति विसर्जन गंगा जी में नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, चलिए ठीक है, मान गए। उसके पहले लेकिन आप ये भी तो कर सकते थे कि सीसीटीवी लगा के जहां जहां भी मूर्ति बनेगी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग रहेगी, और जो भी मूर्ति बनेगी वो मिट्टी की बनेगी, जो मिट्टी पानी में घुलनशील होती है। कोई आर्टिफिशियल पेंट, कोई केमिकल पेंट उसमें नहीं लगाया जाएगा। आप करते तो ये करते, लेकिन ऐसा तो आपने नहीं किया, और आज आप कहते हैं कि तालाब में मूर्ति विसर्जन कर दिया जाए। तो इस पर भी माननीय कोर्ट के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ, हालांकि याचिका के रूप में हमें कहना चाहिए, मीडिया चैनल पर भी कहा जा सकता है, लेकिन पूरी संजीदगी और पूरी श्रद्धा और पूरे कोर्ट के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ, कि तालाबों में करने से प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, इसका कोई आकलन रिपोर्ट है क्या? ठीक उसी तरह से कि फॉसिल फ्यूल गंदा है, पेट्रोल डीजल की जगह ईवी लाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाओ, लेकिन ईवी की बैटरी से कितना प्रदूषण हो रहा है इसका कोई आकलन जिस तरह से नहीं है, तो उसी तरह से मूर्ति विसर्जन के चलते, तालाबों में मूर्ति विसर्जन के चलते तालाब कितने अवरुद्ध हो रहे हैं, हमारे जल स्रोत कितने अवरुद्ध हो रहे हैं, उस पर कोई ध्यान देगा क्या? गंगा जी को लेकर गंगा जी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज किया है, और पर्सनली तो मुझसे 1-2 बार अलग से भी कहा है कि मुझसे गलती हुई कि मैं उस टिहरी बांध समिति का सदस्य के रूप में मेरा सिग्नेचर है जिसने इस बांध को अनुमति दी थी, चेतन जी। लेकिन आज की तारीख में मैं इस ज्ञान में आ चुका हूं कि कोई भी बांध, कोई भी बैराज, कोई भी जल परिवहन, ये डेट्रीमेंटल है। भारी जल परिवहन के लिए गंगा जी नहीं बनी हुई है, छोटा मोटा जल परिवहन चल सकता है। कोई भी बांध किसी भी नदी पर बनेगा तो वो नेचुरल फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है। गंगा का जब फ्लो नहीं है तब, और जब गंगा का था फ्लो तब, गंगा का फ्लो रहता था, हम गंगा जी पे जाते थे, नहाते थे, प्रवाह मिलता था। उस प्रवाह में जो एक मेडिसिन मिलती थी, जो शरीर में लगती थी, आपको शतायु करने में हेल्प करती थी, वो मेडिसिन थी, शुद्ध जल था, वो खत्म हो गया। वो सारा का सारा जल जो है उस पर उद्योगपतियों का कब्जा हो गया। तो आप उद्योगपतियों को बेल आउट करने के लिए बैंकों को, ठीक है, बहुत अच्छा आपने काम किया, बैंकों को मर्जर आपने किया, बहुत सारे अच्छे खराब भाई काम आदमी करेगा तो गलती होती ही है। उन गलतियों पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर ना जाके हम केवल ये कहना चाहेंगे कि गंगा जी को बेल आउट करने के लिए भी क्या कोई पैकेज गवर्नमेंट दे सकती है क्या? गंगा जी के ऊपर आप ये कहते हो कि उद्योगपतियों का कब्जा है। उद्योगपति कौन है? वो क्या पाकिस्तानी हैं कि चाइनीज हैं या किसी शत्रु देश के हैं जो कि जबरदस्ती वहां बलात् कब्जा जमाए हुए हैं ताकि भारतीयों को, करोड़ों भारतीयों को कैंसर होता रहे। अब जब इस तरह से कॉन्फ्रेंस में हमने कह दिया तो कई लोग सवाल पूछ दिए, तो हम भी अभी बता दें
कि गंगा जी में शुद्ध प्रवाह न होने से, अविरलता न होने से 2550 किलोमीटर की गंगा जी को जो इतना हमने छोटा कर दिया, केवल 10% 5% पानी आ पाता है, उस प्रवाह की कमी के चलते तालाब और कुएं रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। कुएं और तालाब रिचार्ज न होने से पानी में हेवी मेटल्स की मात्रा, कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। जिस दिन पूर्ण प्रवाह होगा, जिस दिन हमारी मां गंगा अविरल होंगी, तो पूर्ण प्रवाह होने से तालाब, हमारे कुएं रिचार्ज होंगे, और जब तालाब कुएं रिचार्ज होंगे तो जो पानी घरों में आएगा उसकी क्वालिटी बदल जाएगी, उसकी शुद्धता बदल जाएगी, और वो शुद्ध पानी हमें हेल्दी बनाएगा, हमें वेल्दी बनाएगा, हमें प्रॉस्परस बनाएगा, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाएगा। अभी तो ये हो रहा है कि मनमाने दाम पर नेट पे आपको कई ऐसे पानी वाले मिलेंगे, गंगा जी का पानी 100 रुपया लीटर, 200 रुपया लीटर, 1000 रुपया लीटर तक भी आपको ब्रांड मिलेगा गंगा जी का शुद्ध पानी। जो पैसे वाले हैं उनकी किडनी, उनकी आईसाइट, उनका शरीर शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, कांतिमय रहेगा ऐसा पानी पी के, और हम लोग जो है बीमार होते रहेंगे, कैंसर होता रहेगा, कैंसर हॉस्पिटल खुलेगा उसमें भी, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि इकोनॉमी बढ़ रही है, हैप्पीनेस इंडेक्स भाड़ में जाए, मौतें होती रहें, इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। मां गंगा की साथ साथ, मां गंगा के साथ साथ गौ माता की जो अभी हम बात कर रहे थे, 3 शब्द आप गूगल पे टाइप कर लीजिए। अब ये बोलने के लिए मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप 2 बार जो है, 2 बार नहीं कई बार सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है? गूगल पे सर्च करिए कोरोना वैक्सीन और तीसरा शब्द काऊ, हिंदू धर्म की माता, कोरोना वैक्सीन काऊ, आगे बोले कि कोई जरूरत नहीं है। उसके बावजूद जो है हिंदू राष्ट्र, उसके बावजूद जो है हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये एकदम अमृत काल चल रहा है, न भूतो न भविष्यति, न हमसे पहले कोई आया था, न हमसे बाद कोई आएगा। अच्छा चेतन जी, काम करना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा, मां गंगा को अविरल करना पड़ेगा, मस्जिद मंदिर का लाउड स्पीकर अपने आप बंद हो जाएगा। पहले शिक्षित तो करिए, अध्यात्म क्या है ये लोगों को बताइए तो सही, कि खाली धर्म यात्रा निकालने से, अस्पताल और मंदिर मस्जिद के बगल से, स्कूल के बगल से, मतलब ये सब साइलेंस जोन है, डीजे बजाने से देश बचेगा। आपका दर्द तो इतना गहरा है कि अगर उसको कुरेदा जाएगा तो सब मवाद निकलेगी। एक बात ये बताइए, हमारी ये जो सरकार है, लेकिन अंदर में बहुत रोना है सर हम ये कह रहे हैं कि ये जो अपनी सरकार है, इन लोगों का तो ये है कि अगर बच्चा पैदा मत करो, सदिये नहीं करेंगे तो कहां से बच्चा पैदा होगा, और जनसंख्या बढ़ावे लोग, इसका बाकायदे आह्वान किया जाता है, और आप कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कीजिए। तो अपने तो जो लोग इसको बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं है, वो कहते हैं कि हिंदू जबरदस्त तरीके से पैदा करो, कंपटीशन कर लो, अगर मुसलमान 4 शादी कर रहा है तो तुम अपनी 21 शादी से 100 बच्चे पैदा कर दो, जब धृतराष्ट्र पैदा कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं पैदा? और उस सब के बावजूद आप कह रहे हैं कि अब जनसंख्या, ये प्लानिंग के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले आपको जानकारी तो हो कि आपकी जनसंख्या कितनी है, किस वर्ग की है, किस कैटेगरी की है, कितने लोग बेरोजगार है, कितने लोग किसान में, कितने, उसके लिए तो आप तैयार नहीं हो रहे हैं। जनगणना जो कि नियमित रूप से होना चाहिए, जब तक आप जनगणना, आपके पास डाटा नहीं होगा तो आप कोई कार्यक्रम, कोई चीज आप कैसे बनाएंगे? तो वो तो आप कर नहीं रहे। अभी आप प्रदूषण की बात कर रहे थे, अब आप यहाँ देखे होंगे कि लक्ष्मी कुंड में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की बात कही गई, और लक्ष्मी कुंड ऐसा जगह था, आप जानते हैं कि वहां पर सैकड़ों 500 साल के कछुए उसमें रहा करते थे, और उसके बाद सारे कछुए मूर्ति विसर्जन के बाद कछुए ऊपर जो तो टांग ऊपर करके आ गए, ऊपर आ गए। तो ये कौन सा प्रदूषण कर रहे हैं, कौन सा प्रदूषण नियंत्रण कर रहे हैं, कि अगर प्रधानमंत्री के क्षेत्र में भी इस सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, जबकि हम आप खुद देखें कि मूर्ति विसर्जन के लिए क्या किए, तो अभी आज की तारीख में, वो पहले लोहिया घाट हुआ करता था, ये खिड़किया घाट का, अब आज की तारीख में तो तू हाथ ऊपर करके उसको नमो घाट अपना लोअर कर दिया है। वहां किनारे गड्ढा खोद के, और उसमें कितना मने कितना पैसा खर्चा हुआ। यही गंगा में ये लोग, अभी पिछले साल की बात थी, गंगा की रेती में से ये लोग अलग अपना पैरेलल एक गंगा बना रहे थे, निकाल रहे थे।
यही बनारस के रामनगर में इतना बड़ा पोर्ट इन्होंने बनाया है, और ये है कि उसका जो तो ये बड़ा परिवहन होगा। और यहाँ स्थिति यह है कि बनारस में पनिये नहीं है। जो हमारा जलमल होता है 4 महीना तक विशुद्ध केवल वही दिखाई पड़ता है। तो ऐसी प्लानिंग होने के बावजूद भी, ऐसी सरकार का मुखिया हमारे यहाँ से प्रतिनिधि होने के बावजूद भी, आखिर यहाँ की भी जनता ऐसे लोगों को बार बार क्यों चुन के भेजती है? आपका इस पर क्या टिप्पणी? देखिए, मतलब मैं पहले ही एक मतलब डिस्क्लेमर लगा दूं कि मुझे आप भाजपा या आरएसएस का समर्थक मत समझिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का क्षेत्र है, पीएम के क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा है, या बीजेपी के राज में भी ऐसा हो रहा है। मतलब हमें लगता है कि व्यक्ति या पार्टी को टारगेट किए बगैर, हमें ऐसा लगता है कि गौ माता को लेके आपको याद होगा कि करपात्री जी महाराज ने श्रापित किया था कांग्रेस सरकार को कि तुम लोगों का एकदम सत्यानाश होके रहेगा। आपको याद होगा वो, दिल्ली की बात है जी। तो उस सरकार का तो मतलब उस समय भी ये चीजें थी। मां गंगा को लेकर इतिहास ये बताता है कि गंगा जी में पहला नाला, मल मूत्र का नाला, इंडिया में पहली बार बनारस में ऐसा हुआ और अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। मेरी बात आप गौर से समझिएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का समझौता होता है ब्रिटिशर्स के साथ कि हिंदुओं की सहमति और अनुमति के बगैर आप गंगा जी से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कांग्रेस की सरकार के दौरान जहां तक मुझे याद है, गंगा जी को जीवित मनुष्य का दर्जा दिया गया। जीवित मनुष्य का दर्जा देने का मतलब क्या था? एक जीवित मनुष्य के शरीर से अगर रक्तदान हम करते हैं, कभी कभी हम गोरखनाथ मंदिर में जाके, जो वहां का अस्पताल है, अभी 3-4 बार किया है, गोरखपुर मेरा दूसरा घर है, बनारस में भी किया है अस्पताल में, ब्लड बैंक में। तो एक मिनट जरा सा, 5 से 7% खून आप निकाल सकते हैं शरीर से, ये विज्ञान कहता है। तो गंगा जी को जीवित मनुष्य का दर्जा मिलने के बाद यह अवश्यंभावी था कि सारे बांध टूटते और अविरलता आती, उद्योगपतियों का कब्जा उस पर खत्म होता, आम जन के लिए गंगा जी का शुद्ध अविरल पानी मिलता। एसटीपी का पानी गंगा जी में नहीं डालना, क्योंकि डीएलडब्ल्यू के तालाब में, बनारस में डीएलडब्ल्यू के तालाब में एसटीपी का पानी डाला गया तो मछलियां मरने लगी, और ये लिखा जाने लगा, वहां का बोर्ड है, उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, कि एसटीपी का शोधित जल इसमें जा रहा है, इससे बच के रहिए। तो वो हमने फेसबुक पे चलाया, फिर वो बोर्ड भी वहां से हटा दिया गया। लेकिन रियलिटी ये है, एसटीपी का पानी अन्य यूज में आप ले सकते हैं, लेकिन गंगा जी में शोधित पानी डालने का कोई मतलब नहीं है, न गंदा पानी और न शोधित पानी। उसके लिए अपनी व्यवस्था आप खुद बनाइए। द 5 थियरीज ऑफ रिवर मैनेजमेंट के जो लेखक हैं प्रोफेसर यूके चौधरी जी, उनका यह दर्द है कि पहले चिट्ठी लिखते थे तो कुछ होता जाता तो नहीं था, लेकिन कम से कम जवाब आता था। मीटिंग होती थी तो कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं होती थी कि यूरोपीय देशों की तर्जों पर नदियों पे बने बांधों को क्रमबद्ध तरीके से तोड़ा जाए, और वहां तो पूरा एकदम शुद्ध हो गया मामला नदियों का, लेकिन कम से कम मीटिंग होती रहती थी। अब मीटिंग ही नहीं होती, अब हमें बुलाया ही नहीं जाता, अब हमारी चिट्ठी का जवाब ही नहीं दिया जाता। इतने वर्षों के सामाजिक जीवन में मैं पूरी निष्ठा के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, युग पुरुष श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और उनके सभी यशस्वी सलाहकारों के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगा कि अगर यूके चौधरी जी को आज भी आप एपी सेंटर में ले आइए, अगले कुछ ही समय में मां गंगा जी पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगी, अविरल हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएंगी। तो कुछ करना पड़ेगा और सभी मोर्चों पर करना पड़ेगा। चुनाव जीतना अच्छी बात है, वन पार्टी सिस्टम आप ला दीजिए, अच्छी बात है, जो भी आपका एजेंडा हो, लेकिन कुछ करिए महाराज, कुछ करिए, कुछ करना पड़ेगा, कुछ अप्रिय फैसले लेने पड़ेंगे, कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उद्योगपतियों को आप आउट करिए, गंगा जी से बेल आउट करिए,
लाख करोड़ लगे, 2 लाख करोड़ लगे। भैया उद्योगपति लोग, हमसे गलती हो गई थी पूर्व की सरकारों से, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जाओ, नहीं चाहिए बात। सोलर और विंड है ना अपने देश में, हमें क्यों चाहिए थर्मल एनर्जी, जब खुद अखबार ये कह रहा है कि पराली के जलने से कई गुना ज्यादा प्रदूषण थर्मल एनर्जी से हो रहा है। जब मीडिया ये कह रहा था, और अभी भी इंटरनेट पे आपको तमाम ऐसी आर्टिकल्स मिलेंगी कि कई देश न्यूक्लियर का पड़ा राग लाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, लेकिन उसका जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट ही नहीं हो सकता। पानी अलग पीता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, और उसका जो कचरा है, परमाणु कचरा, वो आसपास की जमीन को जहरीला बनाता है। तो तमाम किंवदंतियां हैं, तमाम कंफ्यूजन्स हैं, तमाम डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और डबल स्टैंडर्ड से बाहर अगर आना है तो हमें अपने वास्तविक धर्म को, अध्यात्म को, योग को, प्राकृतिक जीवन शैली को, शास्त्रीय संगीत को, अनहद नाद में हर राजनीतिज्ञ को आना पड़ेगा, हर मीडिया वाले को आना पड़ेगा। जो भी समाज में जागृति फैलाना चाहते हैं, पहले खुद जागृत होना पड़ेगा, स्वयं प्रकाश बनना पड़ेगा, अपने भीतर तपना पड़ेगा। मौन का अभ्यास, ओंकार का अभ्यास, कुंडलिनी जागरण का अभ्यास, खट चक्र भेदन का अभ्यास केवल बातें करने से नहीं होगा, अपने ऊपर भी टाइम देना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाना पड़ेगा। नाम बदल देने से काम नहीं चलेगा, केवल कुछ करना पड़ेगा। हम यही निवेदन करेंगे, और मेरी बात को कोई दिल पे ना ले, क्योंकि पार्टी की तो कोई बात ही नहीं है, सारी पार्टियों के आपस की पूरी अदला बदली है, पूरा खेल अदला बदली का है। रिश्तों में भी आजकल खूब अदला बदली चलती है, हाई प्रोफाइल लोगों में, और राजनीति में भी खूब अदला बदली चल रही है। क्षमा करिएगा, मतलब अदला बदली हर प्रकार की है, हर प्रकार का प्रदूषण है, और घर ही से शुरुआत हो रही है, समाज से ही शुरुआत हो रही है, परिवार से ही शुरुआत हो रही है। भाई जब डीजे बजता है तो परिवार का बड़ा जो है, या बुजुर्ग है, या उसकी उम्र के अन्य लड़के क्यों नहीं मना करते कि डीजे को कम कर। अगल बगल अस्पताल भी होगा, अगल बगल स्कूल भी होगा, अगल बगल कोई मस्जिद मंदिर में हम ही मान लीजिए रुद्राभिषेक करा रहे हैं, भगवान जी का पूजा करा रहे हैं, अब बगल में मेरे ही धर्म का कोई आ जाए और लगे फिल्मी गाना या भगवाने का नाम डीजे पे बजाने, तो रुद्राभिषेक डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारी हृदय गति असामान्य हो जाएगी। तो हम तुरंत रोकेंगे ना उसको, पुलिस को आने में 10-12 मिनट लगेगा। नेचुरली हर आदमी सोचता है कि कम हो, हाथ जोड़ेगा, मान ही नहीं रहा है, फिर पत्थरबाजी होगी तो एफआईआर हो रहा है। यही 8 साल से यूपी में तो कम से कम यही चल रहा है। दोहरे मापदंडों के चलते माँ गंगा खतरे में है, गौ माता खतरे में है, हमारा सनातन धर्म खतरे में है, हम खतरे में हैं। हम चाहे मुसलमान हो या हिंदू, और मुसलमान को ज्यादा टारगेट हम नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहिए। मेरे तमाम दोस्त हैं बचपन के जिनका केवल एक बच्चा है या मैक्सिमम 2 बच्चे हैं, जिन्होंने पूरी तरह शिक्षित खुद को रखा है। उनके घर में जाइए तो मांस मदिरा नहीं बनता है, कोई मांस नहीं पकता है, कुछ खाते ही नहीं है नॉनवेज। जी जी, आपका लग रहा है कि नेटवर्क चला गया है। खैर, सारी बातें आ गई। आज की तारीख में जो प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, और तरह तरह के प्रदूषण है। इससे हमारा पूरी पूरी मानवता, पूरी पूरी मानवीयता उससे पीड़ित है, हमारा देश उससे पीड़ित है, हमारा प्रदेश उससे पीड़ित है। और इस पर काम करने के लिए खाली नारे हो रहे हैं, खाली कागज पर चल जाता है, और बनारस से ज्यादा इस पर ध्यान केंद्रित करने वाला जगह क्या हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ से आते हैं, और हमें उम्मीद थी कि बनारस एक मॉडल बनेगा, वो जो गुजरात का मॉडल लेके आए थे, फिर ताकि बनारस भी एक मॉडल बनेगा। यहाँ के भी लोगों को सीधे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मानवता को और देश को और आदमियत को हम सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ आज चेतन उपाध्याय जी थे। चेतन उपाध्याय जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम फिर किसी नई महत्वपूर्ण आदमी से आपकी मुलाकात